Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So yesterday we started with the banking as a topic, right? Banking में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें हम स्टडी कर रहे थे. Now, having had a preliminary view, a kind of glance of the Indian banking structure and having gone into the depth of the topics like hypothecation क्या होता है, hire purchase क्या होता है, ये सब चीजें समझने के बाद बेसिक ओवरव्यू हम सबको पता चल गया कि बैंकिंग सेक्टर में है क्या. राइट नाउ दीज आर डायनामिक टॉपिक्स लाइक डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दीज टॉपिक्स आर देयर. मर्जर good for public sector banks? Merger of recent public sector bank mergers are there, amalgamation merger, ये सब चीजें जो हो रही हैं. और इसके बाद मर्जर का स्वैप रेशो ये हम पहले कवर कर चुके हैं कि एक के बदले 4 शेयर मिलेंगे किसी बड़े बैंक के शेयर होल्डर को अगर बैंक्स अमेलगमेट होते हैं, मर्ज होते हैं, ये सब. और वेदर अनदर क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट हैविंग बिगर बैंक्स इन इंडिया, having a large bank is required in India? Do we really need large banks? जैसे कि लीमैन ब्रदर्स है, यूएसए का सिटी बैंक है, वो बहुत बड़े बड़े बैंक है ना. इंडिया में क्या होता है, हमने जॉइंट लेंडिंग फॉरम्स बना दिए बैंक्स के. अगर कोई बहुत ही बड़ा लोन देना होता है, कॉर्पोरेट लोन 10,000 15,000 करोड़ रुपीस का, उसको हमारे यहां बड़ा लोन माना जाता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग टिकट लोन. अब कोई भी इतना बड़ा बैंक नहीं है जो इतने बड़े लोन को अकेले देता है, क्योंकि बैंक्स आर हेजिटेंट टू टेक रिस्क, स्पेशली इन द लाइट ऑफ पोस्ट डिसीजन सीबीआई इंक्वायरीज. सीबीआई की डिसीजनल इंक्वायरीज के बाद जो दिक्कतें हो रही है कि सीबीआई, मैं बैंक का सीईओ हूं, मैंने डिसीजन लिया कि हाँ 15,000 करोड़ का ये लोन, काफी अच्छी पार्टी है जिसका नाम है विजय माल्या, लेकिन विजय माल्या जब अविजय होके वापस लौटते हैं, लोन नहीं दे पाते, तो क्या होता है, मेरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि तुम्हारी गलती थी. एक तरफ मुझे कमीशन मिलता है. कमीशन क्या मिलता है? अगर मैं 15,000 करोड़ का लोन दे रहा हूं तो बीइंग द सीईओ ऑफ द बैंक 1% कमीशन मेरा है. अब प्राइवेट सेक्टर बैंक से लिए गए इस नॉर्म की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया कि जो ज्यादा लेंड करेगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी. क्योंकि अगर कोई सीईओ है, वो अपनी चंडीगढ़ ब्रांच को या दिल्ली ब्रांच को ये बोलता है कि तुम इतने 200 करोड़ का टारगेट इस बार अचीव करो, तो उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है. इसलिए इंसेंटिव उनको ये है कि उनको कमीशन मिलेगा, है ना. लेकिन इस कमीशन की लालच में दे लोअर डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एसेट्स और ऑफ द बोरोवर्स दे आर गोइंग टू लेंड टू. जो स्टैंडर्ड है कि हाँ ये आदमी लोन देगा, या इस प्रॉपर्टी में विजय माल्या में किंगफिशर एयरलाइंस में दम है, तो हम इसको लोन दे देते हैं. वो सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए बैंक के सीईओ का या बैंकिंग एम्प्लॉयज का इंसेंटिव ये हो जाता है. येस्टरडे वी सॉ, क्या कल हमने समझा था, येस्टरडे वी सॉ कि, जस्ट अ मिनट गाइस, येस्टरडे वी सॉ कि अभी ये सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन होते चले जा रहे हैं. डिस्क्रिशन ऑफ एनी सीनियर एम्प्लॉय, एनी सीनियर लेवल फंक्शनरी ऑफ अ बैंक, any discretionary decision is not going to have any adverse effect on the loan quality. बैंक के पैरामीटर्स फुलफिल होंगे तो ही, बैंक की चेकलिस्ट फुलफिल होगी तो ही वो फंक्शनरी लोन पे कर सकता है. राइट पेपर अपलोड होते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है, 25 लाख है तो चलो 10 लाख लोन दे सकते हैं. 25, आई एम सो सॉरी गाइज. Right, actually my mobile phone is connected with the laptop here, so that's why this is happening. ठीक है, बैंकिंग कोर की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. तो ये कुछ ऐसे डायनामिक टॉपिक्स हैं कि क्या आज हमारे आरबीआई के गवर्नर ने 22 अक्टूबर यानी कि टुडे he is talked about the corporate governance norms in the banking. Governance norms of banking sector need to change. He was hinting at the change to be brought about in incentive structure. He was talking about the change that is required in the way Indian banks function, incentive structure. Not only public sector banks, even the private sector banks. Chanda Kochhar scam, ICICI, HSBC money laundering scam.
So banks lower down the standards in order to achieve the credit lending targets. टारगेट लेंड होगा तो बैंक के ब्रांच मैनेजर की सैलरी इंसेंटिव मिला के इंक्रीज हो जाएगी, टारगेट अचीव होगा तो जोनल मैनेजर की सैलरी बढ़ जाती है। इसी वजह से, और ये क्या किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड्स ज्यादा ही लोअर किए जा रहे हैं, नहीं, यहां पे क्या है, एक चेकलिस्ट है जो कि कंप्यूटर ड्रिवन है। कंप्यूटर में आप ये लिखोगे कि एक पर्सन की इनकम 25 लाख है, कंप्यूटर पूछेगा हैव यू अटैच्ड ITR, फिर आपको लिखना पड़ेगा यस, ITR पे स्टैंप लगी हुई है, यस। तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो ये पूछ लेता है, वो सारी चीजों की पुष्टि कर लेता है। सिबिल एंट्री वो अपने आप फेच करता है। अगर ये चारों इंडिकेटर्स में से किसी एक इंडिकेटर पे रेड एंट्री आ गई, ब्लॉक कर दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने, तो लोन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये चीजें करी जा रही हैं, बट ह्यूमन एलिमेंट इज स्टिल देयर अप टू 10-20%। तो वो चीजें यहां पे कहीं ना कहीं बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बैंक एज अ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आगे चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर पार्ट 1, ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक एटसेट्रा, प्राइमरी फंक्शंस एटसेट्रा, राइट, ये सारा कुछ हो जाएगा। Accepting deposits, various sections of society according to their needs and economic conditions deposit their savings with the bank. It may be as current deposits, fixed deposits, saving deposits. Current deposits, the depositors of such depositories can withdraw and deposit money wherever they desire. ये सारा कुछ हो गया था। Basics में static portion of economy, I think I have explained you sufficiently. तो savings in such deposits, money up to a certain limit can be deposited and withdrawn once or twice in a week. The second important function of commercial bank is to advance loans to its customers. Banks charge interest from the borrowers and this is the main source of their income. ये हो गया, ये सारी चीजें पढ़ते हुए कैश क्रेडिट क्या है, डिमांड लोन्स क्या है। These are such loans that can be recalled on demand by the banks. ये वो लोन है, डिमांड लोन, जो कि बैंक जब चाहे इसको, जैसे कैश क्रेडिट और ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैंने एक ओवरड्राफ्ट ले रखा है, राइट, जो मैंने बता दिया था पहले, शॉर्ट टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट इसमें भी आ गया, राइट, अलग से भी देख सकते हो इसको। देन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस इज अनदर फंक्शन विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बैंक्स परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। मर्चेंट या एजेंसी फंक्शंस में ये आ जाएगा, राइट, एजेंसी फंक्शंस, लॉकर प्रोवाइड करना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का टाइम नहीं है, मैं बैंक को ये कहूंगा हर 10 तारीख को, हर महीने की, एवरी मंथ ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ दिस बिल कम्स एंड यू हैव टू पे दैट बिल। क्रेडिट कार्ड बिल, ये क्या है, एजेंसी फंक्शंस। बैंक इज एक्टिंग एज योर एजेंट। miscellaneous functions etc. Banking structure in India, scheduled banks, non-scheduled banks. Scheduled banks are those banks which are registered under Schedule 2 of Banking Companies Regulation Act. Schedule 2 में 1949 का ये एक्ट है, Banking Companies Regulation Act 1949, right? तो इसके अंदर जो बैंक्स रजिस्टर्ड हैं, and these banks could be public sector banks, private sector banks. Only thing is, which are the banks which are registered under Schedule 2, which comply with all the conditions of Banking Companies Regulation Act. Earlier, there used to be certain banks which were not registered under Banking Companies Schedule 2. Banking Companies Act के Schedule 2 में वो कुछ banks registered नहीं थे। तो अब ये सारे banks registered हैं, almost all the banks are registered. तो all of them are scheduled banks, right? और उसके अलावा देयर इज अनदर कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ये एक पहली कैटेगराइजेशन है, ये दूसरी, ठीक है। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी स्केड्यूल 2 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के स्केड्यूल 2 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, आरबीआई के, ताकि आरबीआई उनको रेगुलेट कर सके। लेकिन they are cooperative in nature. They collect the deposits from a particular area, district, and they lend this credit to that particular area or district alone. Clear? The scheduled commercial banks are divided into 4 categories. Public sector banks, which are further classified as nationalized banks, and
State Bank of India, private sector banks which are further classified as old private sector banks and new private sector banks that emerged after 1991. Foreign banks in India, फॉरेन बैंक्स एक अलग चीज है, जैसे कि सिटी बैंक और बाकी के बैंक्स हैं, HSBC, these are the examples of foreign banks operating in India. Scheduled commercial banks. अब क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी ये पूछती है कि आर फॉरेन बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर शेड्यूल 2? रजिस्टर्ड आर फॉरेन बैंक्स आल्सो शेड्यूल्ड बैंक्स? समझ में आ रही है बात? यस, इवन इफ दिस बैंक इज अ फॉरेन बैंक बट इट हैज टू बी registered, it has to comply with all the conditions. एक क्वेश्चन ये पूछा गया पिछले सालों में, जो लोग पहले से प्रीलिम्स देते हुए आ रहे हैं या जिनको पता है थोड़ा सा, कि क्या फॉरेन बैंक्स पे प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स, यानी कि एक बैंक को इंडिया में ये कहा जाता है कि आप अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर को, गरीबों को, MSMEs को लेंड करोगे, राइट? समझ में आया? तो ये क्या इस पे भी अप्लाई होता है? ये पूछा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या फॉरेन बैंक्स पे होती है या नहीं, ये पूछा जाता है, ठीक है? गाइडलाइंस में क्या लिखा है, तो ये सारी चीजें कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है। तो फॉरेन बैंक्स क्योंकि स्केड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के, उनको भी ये करना जरूरी होता है, राइट? क्लियर? उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डिपॉजिट्स करवाना जरूरी होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना टारगेट्स हैं? जैसे रूरल बैंक्स के टारगेट 75% है, जो नॉर्मल हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका 40% है, फॉरेन बैंक्स का अलग टारगेट है, वो मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा बैंकिंग सेक्टर पे होगा उस पर कवर करा दूंगा। अभी के लिए बस ये पता होना जरूरी है कि फॉरेन बैंक्स एंड इवन रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, जो कि एक्सक्लूसिवली रूरल एरिया में ही ऑपरेट करते हैं। क्या हो रहा था बिफोर द नेशनलाइजेशन इन इंडिया? व्हाई वर रीजनल रूरल बैंक्स सेटअप? व्हाट वाज द रीजन? प्रॉब्लम क्या थी? जब 1969 का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स नहीं हुआ था, तो बड़े बड़े बैंक, लार्ज बैंक्स, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कलेक्ट टोकन डिपॉजिट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। सारे रूरल ब्रांचेस ने क्या किया? रूरल क्रेडिट को सक कर लिया, निचोड़ लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अर्बन एरिया में लेंड कर दिया। तो दिस यूज्ड टू, कमर्शियल बैंक्स वर स्क्वीजिंग द क्रेडिट फ्रॉम रूरल एरियाज एंड वर लेंडिंग दैट क्रेडिट टू अर्बन एरियाज। तो इस वजह से यह सोचा गया कि रीजनल रूरल बैंक्स एक्सक्लूसिवली रीजनल जो रूरल एरिया है उससे अपने डिपॉजिट्स कलेक्ट करेंगे और उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सोसाइटी होती है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा उस जिले के ब्रांच में, जिले का जो रीजनल ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, उस ब्रांच को वो सारा पैसा डिपॉजिट होगा और वो ब्रांच उसी जिले के, उसी डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ रीजनल जो रूरल एरियाज में जो ब्रांचेस हैं विलेजेस में, उन्हीं को ही पैसा देगी, ताकि ये पैसा ऊपर के लेवल पे ना जाए। ऐसा नहीं हो कि ये पैसा कैपिटल सिटी में इन्वेस्ट हो रहा है, बैंक ये लोन कैपिटल सिटी में दे रहे हैं, ये लोन इन बैंक का जो ज्यूरिसडिक्शनल एरिया है, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो रूरल ही रहे। क्लियर? Got the answer? Is this clear to everyone? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। नाउ ये अभी मैं प्रिलिमिनरी ओवरव्यू दे रहा हूँ रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह पे, इनकी डिटेल्स थोड़ा कवर करना जरूरी है। रीजनल रूरल बैंक्स की डिटेल्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डिटेल्स और फॉरेन बैंक्स कितना % लेंड करते हैं अपने, उसका ये कवर करेंगे। तो दिस ओवरऑल वट एवर वी हैव रेड सो फार, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। स्केड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया, स्केड्यूल्ड commercial, scheduled cooperative, all India financial institutions, NABARD, Small Industrial Development Bank of India, Export Import Bank, IDBI, right? पहले ये IDBI एक्सक्लूसिव था,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आईडीबीआई बैंक आ गया जिसका ग्रीन कलर का वो लोगो वगैरह है, तुम लोगों ने देखा होगा आईडीबीआई। फिर रिटेल लोन्स बिजनेस में, रिटेल डिपॉजिट्स बिजनेस में आ गया, डिपॉजिट्स भी लेता है लोगों से, आम लोगों से। पहले आईडीबीआई क्या करता था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल क्रेडिट ही देता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज द नेम टेल्स यू, क्लियर। इसके आगे देखें तो यहां पे नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, तो रीजनल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अर्बन। अब आप यहां पे देखोगे अर्बन अलग है, ताकि अर्बन एरिया के डिपॉजिट्स यहां पे नहीं जाएंगे, रूरल के यहां पे ना जाएं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, देन स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये एक्ट को 1965 में अमेंड किया गया, ठीक है। बेसिकली ये 1949 का एक्ट है। दीज बैंक्स कंप्राइज शेड्यूल्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज बैंक्स आर एलिजिबल फॉर सर्टेन फैसिलिटीज सच एज फिनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई उन्हीं की मदद करता है जो आरबीआई का कहना मानते हैं। आरबीआई का कहना वही बैंक मानते हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो शेड्यूल 2 के अंडर अपना लाइसेंस लेते हैं। अब जैसे हमारा ये टॉपिक ओवर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 1 रिकमेंडेशंस, नरसिम्हम कमेटी 2 रिकमेंडेशंस ऑन कंप्यूटराइजेशन, ब्रांच लाइसेंसिंग। इंडिया में क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यदि आरबीआई का कहना नहीं मानते तो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, दीज बैंक्स हैव टू टेक ब्रांच वाइज लाइसेंस। अगर मेरे को एचडीएफसी बैंक का लाइसेंस एचडीएफसी को मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कहीं भी ब्रांच खोलूंगा, नहीं। एवरी टाइम आई ओपन अ न्यू ब्रांच आई हैव टू सीक RBI's permission. Why? Because RBI knows that these banks would then be opening their branches only in the urban areas to the exclusion of rural areas. इसलिए ब्रांच लाइसेंसिंग दी गई है। तो these banks are eligible for certain facilities from RBI in टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकेशन। अगर ये आरबीआई का कहना मानते हैं कि रूरल ब्रांच खोलनी है, अर्बन ब्रांच खोलनी है, तब तो ठीक है। अगर ये कहना नहीं मानते तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर ये कहना नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम तुम्हारा क्यों माने, राइट। वो सारी चीजें आ जाती है फिर उसमें। क्लियर है सभी को? All right. You have to apply for a license with RBI. RBI would see if your credentials are good or not, and then accordingly would give you the license. ब्रांच लाइसेंस, बैंक के लाइसेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर भी बात करेंगे, बैंक लाइसेंसिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्री 100 करोड़ रुपए कैपिटल होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए। कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि 1969 से पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम वाज कॉर्पोरेट हैवी, टाटास वगैरह के बैंक्स होते थे। तो इसीलिए अभी रिसेंटली 2-4 साल में रिलायंस ने बैंक के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था, रिलायंस को मना कर दिया गया, ठीक है। कोटक महिंद्रा जो लोग हैं, कोटक ग्रुप है इंडस्ट्रीज का, उनको लोन दे दिया गया है, उनको लाइसेंस दे दिया गया है कि ठीक है आप बैंक खोल लीजिए। लेकिन कॉर्पोरेट्स को लोन्स इसलिए नहीं दिए जाते कि कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट है, इंडस्ट्रियल हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस है, जैसे टाटा अपनी कंपनीज को लोन देने लगेगा, फिर जनता से पैसे ले लिए और अपनी कंपनीज को दे दिए, इसीलिए इनको लाइसेंस नहीं दिए जाते। वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। बैंक्स satisfying the following conditions are only included in the second schedule, that banks paid up capital plus free reserves are not less than ₹5 lakh। अब ये चेंज होते रहता है बार बार, अभी 100 करोड़ चल रहा है तो इसको आगे देखेंगे। that the affairs of the bank are not conducted to the detrimental interest of depositors। यानी कि ऐसा नहीं है कि बैंक जो है चंदा कोचर, जैसे कि हुआ है ना कि आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को लोन दे दिया, चंदा कोचर के पति के दोस्त वीडियोकॉन के दूत
ठीक है, वीडियोकॉन के जो सीईओ हैं वीएन दूत या क्या नाम है उनका अच्छा रिलेशन था चंदा कोचर के साथ में। ही वॉज ऑन अ हेल्दी फैमिलियर रिलेशनशिप एंड हेल्दी टर्म्स, पता नहीं कैसा रिलेशन जो भी था, तो उस वजह से काफी अच्छा लोन दिया गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, नारी सशक्तिकरण की तो बात हम करते ही हैं, फिर क्या हुआ, चंदा कोचर के पति को मैन एम्पावरमेंट का दर्जा मिला, यानी कि वीएन दूत ने फिर चंदा कोचर के हस्बैंड को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वीडियोकॉन का। तो ऐसे काम अगर कोई बैंक करता है तो वो शेड्यूल 2 का लाइसेंस खो सकता है, इसलिए चंदा कोचर को रिजाइन करना पड़ा। अभी दोनों को अरेस्ट वारंट और ये सब चल रहा है, सीबीआई ने समन्स भेजे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। यानी कि बैंक जो है एक सेट क्राइटेरिया के हिसाब से किसी को लोन देगा या नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे पति के दोस्त हैं या मेरे दोस्त हैं तो मैं लोन दे दूंगी, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? तो ये यानी कि गरीबों को एक्सक्लूड करना, सेट पैरामीटर्स के हिसाब से आरबीआई बैंक्स को काम करना होता है। आरबीआई जैसे हमने जो चीजें पढ़ी थी ना अभी, एंकर रेट क्या होता है कि रेपो रेट को बेंचमार्क लेके आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। मनमाने तरीके से बैंक नहीं चलाओगे, क्योंकि बैंक इज फंक्शनिंग ऑन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। लोग अपना पैसा जो अपने सगे संबंधियों को नहीं देते वो बैंक को देते हैं। अब बैंक की रक्षा करना आरबीआई एज अ रेगुलेटर का रोल है, इट इज द ड्यूटी ऑफ आरबीआई। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू एक्सक्लूड एनी बैंक फ्रॉम शेड्यूल, गोज इनटू लिक्विडेशन एंड सीजेस। यस बैंक के खिलाफ अभी ये सारी चीजें करी गई थी, तो हम यस बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू माय टीम देयर, दोज हु आर अपडेटिंग दी पीपीटीज, कि हमें क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग ऐसे मत सोचना कि मैं तेज क्यों बोलता हूं। ये सारी जो चीजें हमने कवर करी है, रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अभी बैंक लाइसेंसिंग ऑल्सो नीड्स टू बी कवर्ड, right? Now, non-scheduled banks. Non-scheduled banks are those banks which does not come under schedule of the Banking Regulation Act. ठीक है, ये non-scheduled है। Non-scheduled banks are further divided into two: non-scheduled cooperative banks, non-scheduled commercial banks. आज की डेट में कोई भी बैंक non-scheduled बैंक नहीं है। Clear? Commercial banks may be defined as any banking organization that deals with the deposits and loans of business organization. Commercial banks issue bank checks and drafts as well as accept money on term deposits. ये हमें पता है। Commercial banks also act as money lenders by way of installment loans. ठीक है, overdrafts. They allow for variety of deposits. Fixed deposit होती है, demand deposits, fixed deposit है, recurring deposit है, right? ये सारा कुछ वेराइटी ऑफ डिपॉजिट्स ये ऑफर करते हैं बैंक्स। क्लियर? सो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि अम्ब्रेला लाइसेंसिंग, अम्ब्रेला ब्रांच, अम्ब्रेला बैंकिंग नाम की एक टर्म हुआ करती थी पहले, अब ऐसी कोई टर्म नहीं है। यानी अम्ब्रेला बैंकिंग का मतलब क्या है, जो मैंने बताया था ना कि अम्ब्रेला एक आप बैंक में जाते थे तो पहले बैंक इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर पाता था, सारा कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल जाता था, है ना। दिस इज अ बिग अम्ब्रेला। इसी के अंडर ये एक बैंक है, मान लो HDFC ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। HDFC बैंक में HDFC इंश्योरेंस भी बिक रहा है ना, इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या थी, HDFC बैंक का जो कैपिटल है, एक टर्म आती है जो आप लोगों को पता होगी, बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स सबने सुना होगा, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बैंक्स रेगुलेटरी कैपिटल को, इंश्योरेंस बिजनेस का अपना रिस्क है। अगर एक बैंक ने 1000 कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करी हैं और उन 1000 के 1000 का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी का घाटा होगा। तो ब्रांच, ये अम्ब्रेला बैंकिंग में बैंक क्या करता था, बैंक के कस्टमर ने जिसने पैसे डिपॉजिट करे हैं उसके पैसे से HDFC इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान यहां से भरपाई कर लेता था। बैंक यूज्ड टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड एट दिस लेवल बाय डूइंग दिस। ठीक है, HDFC इंश्योरेंस, फिर HDFC कुछ और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, HDFC म्यूचुअल फंड। इससे क्या हो रहा था कि रेगुलेटर्स के बीच में भी डिस्प्यूट होने लगा। अब म्यूचुअल फंड किसके अंडर आएंगे गाइस,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे, है ना। और बैंक किसके अंडर आएगा? रेगुलेटर आरबीआई के अंडर आएगा। इंश्योरेंस किसके अंडर आएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसलिए दिस वाज क्रिएटिंग अ रेगुलेटरी कंफ्यूजन एंड रेगुलेटरी डिस्प्यूट। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। अभी हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करेंगे। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इज इट अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट? इज यूलिप क्या है? यूनिट लिंक्ड, शेयर्स लिंक्ड। यूनिट का मतलब यहां पे क्या है? शेयर्स एक कंपनी ने परचेज करे, एचडीएफसी इंश्योरेंस ने, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आज एक अलग कंपनी है। पहले ये अम्ब्रेला बैंकिंग के अंडर ऑपरेट करती थी। ठीक है, यानी कि एक बड़ी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, लाल रंग का जिसका रेड कलर का, रेड और ब्लैक कलर का लोगो है, और उसके अंदर ब्लू कलर का एचडीएफसी बैंक, फिर ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। इससे क्या होता था कि पैसा डिवाइड होता था, ठीक है ना, मतलब कस्टमर का सारा पैसा एक ही छतरी के नीचे आ गया। अब मान लो कि इस छतरी में एक रिंग खराब, एक जो स्ट्रिंग है वो खराब हुआ, अगर बैंक डिफॉल्ट करेगा उसका इंपैक्ट इंश्योरेंस पे पड़ेगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहती है कि बैंक की वजह से इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो गया। ठीक है, और अगर म्यूचुअल फंड का नुकसान होगा तो सेबी ये कहती है कि तो आरबीआई ये कहेगा म्यूचुअल फंड का जो नुकसान था उसकी भरपाई यहां से कर ली। म्यूचुअल फंड जैसे अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम का जो म्यूचुअल फंड है, उसके सारे डिपॉजिटर्स जो थे, इन्वेस्टर्स जो थे, वो पैसा मांगने आ गए कोविड-19 के चलते। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये कहा टन टनाटन पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अगर फेल हो गया तो जो इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, मान लो कि अगर कल को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ऐसे फेल हो गया तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? बैंक से पैसा ले लेगी। इसीलिए एक टर्म आती है न्यूज़पेपर में जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी वॉल्स। राइट, रेगुलेटरी वॉल्स मतलब banks can have umbrella banking insofar as regulatory walls are not breached। रेगुलेटरी दीवारें, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग बनाओ, ताकि इस कंपनी का रिस्क एचडीएफसी बैंकिंग लिमिटेड में, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में ना जाए। ठीक है, अब ये बैंक लिमिटेड में इसका रिस्क नहीं जाना चाहिए। अब ये वाले का रिस्क, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का रिस्क एचडीएफसी किस में नहीं जाना चाहिए? म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए, और इसका रिस्क इधर नहीं जाना चाहिए। ये है रेगुलेटरी वॉल्स। ये किसका डोमेन है? सेबी का, रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसीलिए फ्रॉड जब होता था तो ये तीनों एक दूसरे का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ देते थे। आईआरडीए कहता था हमारी गलती नहीं है, आरबीआई की लैक्स अप्रोच है। आरबीआई ने लैक्सिटी दिखाई है अपनी रेगुलेशंस को लाने में और इनको इंपोज करने में। यही सब चलता रहता था, समझ रहे हो ना बात को। तो ये सारा कुछ चलने की वजह से ये होने लगा कि बैंक्स का ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा। राइट, क्लियर है ये? Just a minute guys. So all these things were happening। ये क्या हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड बैंकिंग हो गई। ठीक है, रेगुलेटरी वॉल्स आ गई, यहां पे दीवारें आ गई। ये इसका एरिया, ये इसका। क्यों? एक आगे एक इंटरेस्टिंग चीज सीधा आपको पते पे ले चलता हूं। ये बोल बच्चन थोड़ा सा खुद एक बार बेसिक पीपीटी पढ़ के आओगे कि नहीं? पढ़ के आना, ठीक है, कल इसको पढ़ना। लेट मी स्टार्ट विद the real thing now। allow me a minute guys। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को समझते हैं, उससे वो चीज और भी क्लियर हो जाएगी।
these two PPTs will be shared on the platform jatinverma.org as well as the Telegram group made for this. Non-performing assets, ये सारा कुछ आ रहा है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो CAR. कैपिटल जो है, बैंक थ्राइव्स ऑन द मनी डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर्स बिकॉज इट हैज बीन गिवन द लाइसेंस फॉर बाय द RBI so that people can trust the banks on the basis of license. कायदे से देखा जाए तो बैंक के पास हम क्यों जाते हैं? बैंक के पास इसलिए जाते हैं कि बैंक को लाइसेंस मिल रखा है, हाँ ये बैंक है, ये हमसे धोखा नहीं करेगा, ट्रस्ट बना हुआ है ना. लेकिन कभी कभी बैंक्स भी मना कर देते हैं, यस बैंक, नो बैंक हो गया, पैसे नहीं है, डिफॉल्ट हो गया, पैसे नहीं है. तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो उनको रेस्क्यू कर लेती है. लेकिन धीरे धीरे से क्या हो रहा है, 2007-8 में अमेरिका में जो यूएस में रिसेशन आया, लीमैन ब्रदर्स जो क्रैश हुआ, उसके बाद एक नॉर्म लाया गया है कि बैंक का अपना कैपिटल होना चाहिए. सरल सी, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझें, बैंक्स ओन कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 9%. पहले 8.5% होता था, फिर इसको 9% किया गया, ठीक है, ऑफ नॉट द टोटल लोन्स लेंट बाय बैंक. टोटल लोन्स तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों हैं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ हो गए. रिस्क कैपिटल, रिस्की लोन्स, सिंपल सी भाषा में इसका मतलब ये है. ऐसे डराने के लिए बड़े बड़े टीचर डराते रहते हैं. जो रिस्की लोन्स हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, उनका सिर्फ 10%, अभी तो 10% भी नहीं है. बेसिल एक कमेटी है स्विट्जरलैंड में, बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. ये कमेटी कंट्री की क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए, इंडिया की क्रेडिट प्रोफाइल कैसे पता चलेगी? इंडिया की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सॉवरेन डेट कितना ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, टोटल स्टेट्स ने और सेंटर ने मिला के. प्लस लिखना है लिख लो, नहीं तो ये जनरल वे में बता रहा हूं, इसको डिटेल में भी जाएंगे हम. प्लस इंडियन टोटल जो इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं, टाटा ने बहुत ज्यादा अगर लोन ले लिया तो वो भारत का ही डेट हुआ ना. टाटा जब भी कोई लोन लेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहा जाता है उसे, वो जो हम आगे कवर करने वाले हैं इसी कोर्स में. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कितनी हुई? Some issue with the mic, just 1 minute. Is it fine now? जिस दिन से थोड़ा सा काफी 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है माइक में, बट प्लीज आई थिंक इट इज मैनेजेबल, ठीक है. अभी देखते हैं आगे. तो बैंक का ओन कैपिटल, रिस्की लोन कौन से हैं? जो विजय माल्या, जो बैड डेट्स, अनिल अंबानी आजकल चर्चा में है. अनिल अंबानी को जो लोन दिए वो सारे मुकर गए. बोलते हैं मैं गरीब आदमी हूं, मैं भी चाय बेचता था. तो चाय वाले ने बोला हाँ चलो चलो दोनों भाई भाई बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, राइट. रिस्की लोन्स, ओन कैपिटल इतना होना चाहिए. अब इसको हम टेक्निकल वे में बात करेंगे. तो बेसिल कमेटी ये देखती है कि इंडिया का टोटल कर्जा कितना है, इंडिया का रिस्क एक्सपोजर कितना है. मूडीज रेटिंग देता है, फिश एक यूएस की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है. ग्लोबली सारी कंपनीज को रेट करते हैं, गवर्नमेंट्स को रेट करते हैं, सॉवरेन रेटिंग देते हैं, कंट्री की रेटिंग कितनी है, ठीक है. ये सारा कुछ किया जाता है. अब इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो चीजें चल रही हैं, इन सारे प्रोसेसेस के चलते ये हो रहा है कि ये कंपनीज को जो लोन दिए जाते हैं, वो कंपनीज को जो अगर कंपनी का कर्जा ज्यादा है और वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को बुरा मान लिया जाता है. मतलब इंडिया की सॉवरेन रेटिंग पे एडवर्स इंपैक्ट आएगा उस चीज का. ऑलराइट, क्लियर है? All right, so this is how the work happens there. तो ये बेसिल का एक आइडिया आपको लग गया होगा. बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन
ग्लोबली ये देखती है कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि ग्रोथ कितनी डाउन जाएगी, उस हिसाब से जो वल्नरेबल लोन्स हैं, वल्नरेबल लोन्स मतलब जिन पे 6 महीने में 3 महीने में एक ही ईएमआई आ रही है या कुछ ऐसा, उस वजह से अगर ये लोन्स वाले लोग डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक का अपना कैपिटल कुशन का वे में काम करता है। कुशन मतलब कि थोड़ा सा एक झटका एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लोगों ने लोन देना बंद कर दिया, ईएमआई देना बंद कर दिया लोन्स पे, तो खर्चा कहां से चलेगा? बैंक के डिपॉजिटर्स ऐसे टाइम में विड्रॉ करने आ जाएंगे। जैसे अब कोविड चल रहा है तो लोग अपनी सेविंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट्स विड्रॉ करने आएंगे, लेकिन डिपॉजिट्स तो लोन्स में दी गई हैं, इसीलिए यहां पे ये रेशो वगैरह लगाई जाती है। एक मिनट देख लेना इसको। दिस इज द रेशो दैट दी, इसका फॉर्मूला है यहां पे, आई एम जस्ट शोइंग यू द फॉर्मूला। Tier 1 capital plus Tier 2 capital. Just 1 minute. Let me draw the formula. टेक्निकल वाली जो साइड है, बेसिक सरल सी भाषा में ये होता है, ठीक है। टेक्निकल वाली साइड पे क्या है? Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल दोनों को मिला के 9.5%, यानी कि बैंक ने अगर ये 100 करोड़ लोन दिए हैं जो कि 100 करोड़ के एनपीएज हैं, किसी बैंक के अगर 100 करोड़ के एनपीएज हैं, उस 100 करोड़ के एनपीएस का कितना 9.5 करोड़ एटलीस्ट बैंक का अपना होना चाहिए। समझ में आया? 9.5 करोड़ बैंक का अपना होना चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। यहां पे बैंक का टोटल लोन की बात नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ रिस्की लोन्स की बात हो रही है। रिस्की लोन्स अलोन, ओनली द रिस्की लोन्स, उसका 9.5%। टीयर 1 क्या होता है? इक्विटी कैपिटल। टीयर 2 क्या होता है? जो थोड़ा सेकेंडरी लेवल का कैपिटल है, यानी कि सेकेंडरी लेवल का कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटसेट्रा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑल राइट, I think there is a problem with the noise cancellation today. Please bear with me. There is a voice problem in the class today. Just check once in the back end. ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय इंप्लीमेंटिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंस होता है कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दिस इज पीपीटी 2 विच विल बी शेयर्ड विद यू, राइट। अब इसमें फॉर्मूला डला हुआ था पीपीटी में, वो फॉर्मूला जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बट वो फॉर्मूला आपको जो पीपीटी दी जाएगी उसमें ये फॉर्मूला आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। जो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है। टीयर 1 कैपिटल विच कैन अब्सॉर्ब लॉसेस विदाउट फोर्सिंग अ बैंक टू स्टॉप ट्रेडिंग मतलब लोन लेंडिंग। टीयर 2 होता है थोड़ा हल्का कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वाला, ठीक है। कैपिटल विच कैन अब्सॉर्ब लॉसेस ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी अगर बैंक बिल्कुल दिवालिया ही हो गया तब, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिल कमेटी प्रपोजल्स 2 tiers ऑफ कैपिटल। पहला क्वेश्चन, जैसे हम कभी बेड पे बैठते हैं तो 2 सिराने या 2 पिलो रख के बैठते हैं, 2 कुशन रख के बैठते हैं। पहला क्वेश्चन वो होता है जो सिर्फ बैक को बचाता है, ठीक है, कि बैक को स्ट्रॉन्ग करता है या फिर सपोर्ट देता है। दूसरा वो होता है जो सिर टकराने से बचाता है ना, वैसे ही सिर ना टकराए इसीलिए, राइट। Following the recommendations of First Narsimham Committee, RBI directed the banks to maintain a minimum capital of 8%. 1991 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। पहली बेसिल कमेटी रिकमेंडेशंस 1। बेसिल कमेटी इंडिया की नहीं है, ये कहीं लिख दो। बेसिल कमेटी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, वहां से ये धीरे धीरे से रिस्क वेटेड एसेट्स। अब यहां पे ना एसेट्स की वेइंग होती है, ठीक है। वेइंग कैसे होती है ध्यान से समझना, इधर समझोगे। एसेट्स की वेइंग कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है। कोई एक ऐसा लोन को बैंक एसेट कहता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। कोई एक ऐसा एसेट है जिसपे लोन 10 करोड़ का लोन है मान लो, ठीक है। अब ये 10 करोड़ का लोन कितने महीने से नहीं आया, इर्रेगुलरिटी लिख लेते हैं, ठीक है। डेट और पीरियड सिंस व्हेन इट इज इर्रेगुलर, कब से, यहां पे लिखा है 6 महीने से कोई लोन नहीं आया। 100%
क्या माना जाए, रिस्क वेट कितना है, इसको वेट असाइन कर दिया, यानी कि 10 करोड़ का पूरा लोन बैड डेट हो गया है ना, तो यहां पे 10 करोड़ लिख दिया। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स RWA। एक और लोन है वो भी 10 करोड़ का है, वो विजय माल्या को नहीं किसी और को दिया था। ये कितने टाइम से नहीं आया, लास्ट 1 मंथ से नहीं आया, चलो ठीक है ज्यादा तो नहीं है। इसका सिर्फ 10% रिस्क वेट माना जाए, यानी कि 10 करोड़ का सिर्फ 1 करोड़। ये क्या है, वेट असाइन कर रहे हैं हम इनको, है ना, किसका कितना भार है बैंक के ऊपर, बैंक के सर के दर्द कितना इन लोन्स की वजह से बढ़ रहा है, रिस्क वेटेड। ठीक है, और एक और लोन है 10 करोड़ रुपीस का, ये कितने दिन से नहीं आया, 2 मंथ से नहीं आया। 2 मंथ से नहीं आया, चलो इसका क्या करना चाहिए, यानी कि आशंका ज्यादा है, ये तो 1 महीने में नहीं आया सिर्फ, है ना, इसकी आशंका थोड़ी ज्यादा है, 2 महीने से नहीं आया बंदा पे करने, एक भी EMI नहीं पे करी, तो इसको कितना वेट दिया जाना चाहिए, इससे ज्यादा दिया जाना चाहिए, इसका 40% रिस्की मान लो, यानी कि 10 करोड़ का 4 करोड़ रिस्की हो गया, 6 करोड़ फिर भी शायद आ जाएगा। ये क्या है, गैस वर्क है, ये जरूरी नहीं कि ये वाला लोन होगा ये वाला लोन नहीं होगा, हो सकता है 6 मंथ्स वाला पूरा आ जाए, लेकिन बैसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन ये नॉर्म्स को एक रूल ऑफ थंब के वे से असाइन कराती है। ठीक है, 10 करोड़ और मान लो, अब ये कितने महीने से नहीं आया, मोर देन 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो इसका 90% रिस्की मान लो। ये जो है मैंने सिर्फ आपके एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए यहां पे लिखे हैं, 90% मतलब 9 करोड़ रिस्की। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ऑलराइट, ये है रिस्क वेटेड एसेट्स। अब टेक्निकल कोई भी चीज इसमें जो रह रही हो जो मैंने नहीं बताई हो, ठीक है। अब देखो, इक्विटी शेयर्स, जब कभी बैंक जो है फोर्सिंग अ बैंक टू स्टॉप ट्रेडिंग, ये इक्विटी वाला कैपिटल होता है, टियर 1 सबसे अच्छा कैपिटल इसको माना जाता है, इक्विटी को। हमने ये केक मॉडल में, जेवीज केक मॉडल में समझा था। दूसरा कैपिटल कौन सा अच्छा माना जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो उसके अलावा और कोई कैपिटल बैंक का नहीं होता। फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी इंडिया में, तो इन्होंने कहा कि 8%, फिर धीरे से इसको 8.25% किया गया, फिर 9%, 8.75%। तो इंडियन बैंक्स के लिए अभी ये कहा जा रहा है कि 9.5% इन्हें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी बैंक्स को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स इन इंडिया आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कैपिटल इंजेक्ट नहीं करेगी तो पैसा और कहां से लाया जाएगा। अब बैंक की लोन बुक, SBI की लोन बुक का साइज है लाखों करोड़ रुपए। अब उस लाखों करोड़ रुपए में से कुछ 50,000 60,000 करोड़, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कुछ लाख करोड़ रुपए NPAs में है, रिस्क वेटेड एसेट्स में है। उसके लिए बैंक का अपना कैपिटल, ओनर का कैपिटल, ओनर कौन है, गवर्नमेंट। इक्विटी कैपिटल, कौन है इक्विटी होल्डर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यदि अपनी 55% शेयर होल्डिंग को, फॉर एग्जांपल 55% शेयर होल्डिंग को बरकरार रखना चाहती है, तो गवर्नमेंट को ये पैसे इंजेक्ट करने होंगे ना इंजेक्ट, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को ये पैसे किसको बेचने होंगे, SBI का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पब्लिक को बेचने होंगे। अब LIC तो बेच डाली, अगर SBI भी बेचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, 1% SBI के शेयर्स बेच दिए, या SBI का राइट्स इशू निकाल दिया, लोगों को ये बोला कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तुम इसको परचेज करो, ठीक है। रंग बिरंगे कलरफुल मेथड्स आर बीइंग अडॉप्टेड बाय SBI, कि चलो ठीक है ये सारा कुछ करा जाए, ठीक है। बेसिल 3 नॉर्म्स कब से लाए गए, 1974 से लाए गए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 2002 में 9% कर दी गई, अभी इसको 9.5% किया गया है। लेकिन 5%, जस्ट 0.5% बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है, ठीक है। 5%
तो गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक को शेयर्स बेचने की चीज सोच रही है, या फिर कुछ ऐसा सा किया जा रहा है। एसबीआई और उसके एसोसिएट्स का मर्जर करवा दिया। एसबीआई एंड इट्स 7 associates were made to merge। ठीक है, एसबीआई और एसबीआई के 7 एसोसिएट्स का मर्जर करवा दिया। कैसे मर्जर करवा दिया? देखो, एसबीआई की जो अपनी बैलेंस शीट थी, एसबीआई के खुद के जो बैड डेट्स थे बैलेंस शीट में, एसबीआई की बैलेंस शीट बहुत अच्छी थी। ठीक है, एसबीआई का कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशो जो है 11.06% चल रहा था। ये है क्या, एसबीआई की रिपोर्ट कार्ड हो गई। बैलेंस शीट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ओनली, जैसे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड होती थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बैड डेट्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनकी जो रेशो थी 8.5%। ठीक है, टोटल बैड डेट्स जो एसेट्स होते हैं बैंक के, उन एसेट्स का 8.5% शंकाजनक है। शंका है इस पे, आशंका यह है कि आएगा ही नहीं, डाउटफुल। ठीक है, अब मैं अगर मान लो कि मैं इन दोनों का पेरेंट हूं, मेरे एक बेटे का नाम है एसबीआई, दूसरे का नाम है स्टेट एसबीओपी। ठीक है, अब मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, किटी पार्टी और ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है, फैमिली गेट टुगेदर में, उन्होंने पूछा तुम्हारे बच्चों के एग्रीगेट मार्क्स कितने आए हैं। मैंने बोला 11 + 8 कितना हो गया, 19.5। 19.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज ज्यादा हो गई ना, इसलिए शानपंती दिखाती हुई सरकार इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, एक बेटे का नाम है पप्पू, दूसरे का नाम है घनश्याम मान लो। ठीक है, अब इस घनश्याम के मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स हैं 27। ठीक है, और इसके मार्क्स हैं 39। अब रिजल्ट हुआ, फैमिली ने पार्टी वार्टी करी, तो शाम के मार्क्स पूछे गए, दोनों बेटों के मार्क्स पूछे गए। मैंने बोला दोनों बेटे पास हैं। कैसे? 33% आ गए हैं। ये फेल है, वैसे एक फेल है, ठीक है ना, ये कंप्लाई नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं सरकार, यहां पे देखो निर्मला सीतारमन या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको अब इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। 8.5 को 9.5 ले जाने के लिए पैसा ना लगाना पड़े, ट्यूशन ना लगानी पड़े इस नालायक बच्चे की, क्या किया जा रहा है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जा रहा है। समझ में आ गया ये सबको? क्लियर टू एवरीवन? सो ये सारी चीजें हो रही हैं यहां पे ना, इसीलिए बैंक्स के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और इनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। ऑल राइट, क्लियर टू एवरीवन? Just a minute. After the 2008 financial crisis, need arose to strengthen the banking system further so that they could meet further risks. To meet the dangers, banks were asked to maintain a certain minimum level of capital and not lend all the money that they receive from deposits. This can act as a buffer, as a cushion during the recessionary times. Recessionary times की इतनी चिंता क्यों? Why? Because the reason is, जब कभी कुछ ऐसा होता है, where is this gone? काउंटर साइक्लिकल फोर्सेस, जैसे आज के डीएनए में भी या न्यूज़पेपर में भी, या थोड़ा सा भी आप ग्लैंस एक बार न्यूज़पेपर का ले लिया करो गाइस। होता क्या है ना, देखो पहले आता है बूम इकोनॉमी में। बूम के टाइम बैंक इज जस्ट अ फाइनेंशियल एंटिटी। बैंक क्या है? अगर सारा इंडिया का सिर्फ बैंक ही हो
तो उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तो होना चाहिए ना। बैंक्स जस्ट फैसिलिटेट दिस बूम। बैंक बूम के टाइम में अग्रेसिव लेंडिंग करते हैं। 2006, 7, 8, 4, 5, 6 जब से मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, अग्रेसिव लेंडिंग हुई। ठीक है, बूम के बाद रिसेशन आएगा ही आएगा। जैसे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होता है, बूम चल रहा होता है, जब पार्टी करते हो, बूम बूम, उसके बाद क्या होता है? हैंगओवर। ठीक है, अगर रिसेशन को सही टाइम पे नींबू वींबू नहीं चाटा जाए तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। अगर कुछ इलाज नहीं किया गया, वॉक करने नहीं गए, या लेमन या लेमनेड नहीं मिला सही टाइम पे, तो डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन के बाद अल्टीमेटली रिकवरी तो होगी चाय पानी पीने के बाद। इस टाइम पे कहीं भी किसी भी कंट्री में देखोगे, बैंक्स जो हैं बहुत खुश होते हैं। बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं क्योंकि लोन काफी दिए जा रहे हैं। लेकिन जब रिसेशन आने लगता है तो बैंक्स ने जो लोन दिए हैं, एनपीएस बढ़ने लगते हैं। 2004, 5, 6 में मनमोहन सिंह वॉज एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, ये तो होना ही था। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ा, अच्छे से उन्होंने इकोनॉमी को चलाया। 2007-8 में रिसेशन आया लेकिन इंडिया बच गया। ठीक है, फिर आया सतयुग। क्या हुआ? मोदीनॉमिक्स। तो मोदीनॉमिक्स में क्या हुआ? अब अरुण जेटली या निर्मला सीतारमन वो सब ये कहते हैं कि पुराने जो फ्रॉडुलेंट लोन्स दिए गए थे, जो बिना चाहे लोन दिए गए थे, जो जहां पे औकात नहीं थी विजय माल्या की, वहां पे जो लोन दिए गए थे, उस वजह से आज ये रिसेशन आ रहा है, उस वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं। अनिल अंबानी को लोन दिए गए, ये सब। कांग्रेस इसका काउंटर ये कहती है कि माना कि हमने बूम टाइम में लोन दिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि बूम लाया किसने? यदि हम बूम ला सकते थे 2004, 5, 6 में, तुम क्यों नहीं? 7, 8 में हमने इकोनॉमी को बचाया, तो आपने क्यों नहीं बचाया? है ना। रिसेशन से निकलना तो आपकी ड्यूटी थी ना, तो आप रिसेशन से इकोनॉमी को निकाल क्यों नहीं पा रहे हो? राइट, व्हाई आर यू नॉट क्रिएटिंग सम लेमिनेट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग इनटू हैंगओवर एंड अल्टीमेटली वॉमिटिंग एंड ऑल? उससे पहले रोक लो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या ये सब, सरकार का यहां पे गलती हो रही है। एनपीएस वगैरह बचाए जा सकते हैं, आईबीसी वगैरह लाया गया, वो सब ठीक है, लेकिन अगर एक बहुत अच्छा स्टिमुलस पैकेज दिया जाए एमएसएमईज को या उन इंडस्ट्रीज को जिनका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, उनको लोन वगैरह दिए जाएं तो काम हो सकता है। लेकिन एनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट नहीं कर पा रही सरकार। जीएसटी वगैरह को ऑटोमोबाइल पे टाइम रहते सितंबर 2019 में ही कम किया जाता तो स्टील कंपनीज की ग्रोथ इंक्रीज होती, जिससे एसआर स्टील, बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता। एसआर स्टील ने सरकार के काफी पैसे लोन जो है बैंक्स के नहीं दिए। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा इसका डायनामिक एंगल था। बूम के बाद रिसेशन आना ही है, तो अभी रिसेशनरी ईयर्स चल रहे हैं, इसके बाद डिप्रेशन आएगा। ये नहीं पता कि क्या है लो, यहाँ पे लोएस्ट एब टच करने के बाद फिर यहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी। रिकवरी तो मुझे नहीं लगता कि 2024 तक होगी शायद, है ना, क्योंकि तरीके गलत लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब बैंक्स, गवर्नमेंट ने बेसल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए एक और कलरफुल मेथड निकाला जिसे हम कॉस्मेटिक अकाउंटिंग कहते हैं। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। ये बैंक है, बैंक ने एक डिपॉजिटर से पैसे कलेक्ट किए, एसबीआई। ठीक है, बैंक ने जब इस डिपॉजिटर से पैसे कलेक्ट किए, डिपॉजिटर्स ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है, $2018 के बजट में अरुण जेटली ने क्या किया? इन्हीं बॉन्ड्स, अब गवर्नमेंट ने इधर पैरेलली बॉन्ड्स इशू कर दी। गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये बॉन्ड्स परचेज कर लो। बैंक्स ने हैप्पीली 20,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़ की ये बॉन्ड्स परचेज कर ली। इनका मैच्योरिटी पीरियड है 15 ईयर्स। दीज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ने बैंक से पैसे उधार लिए हैं, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जरिए। अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट ने ये पैसा बैंक में इंजेक्ट कर दिया सो एज टू कंप्लाई विद बेसल नॉर्म्स। ये क्या हुआ? मजाक? तुम लोगों को समझ आया क्या हुआ है? ये बैंक से ही पैसे लिए, लाइबिलिटी जो बैंक की थी डिपॉजिटर्स की, वो लाइबिलिटी अब सरकार की बैलेंस शीट में आ गई है।
एसबीआई के लिए यहाँ पे डिपॉजिटर्स की लाइबिलिटी है, जो डिपॉजिटर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ये एसेट हो गया। ये अगर बैंक की बैलेंस शीट है, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है। रिकैपिटलाइज, बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए बॉन्ड्स इशू करी, वो बॉन्ड्स पीएनबी को बेच दी और वही बॉन्ड्स एसबीआई को बेच दी। 1,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे। 1,10,000 करोड़ रुपीज वर कलेक्टेड दिस वे, and this 1,10,000 rupees were ultimately given to these banks only so that banks का जो कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म की जो रेशो है वो पूरी हो जाए। किसी बैंक की 8.75% थी तो उसको 25,000 करोड़ दे दिए तो शायद पूरी हो गई। मर्ज करने के बाद दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग कैसे होगी? देखो प्रतिमा, मान लो आपकी शादी हो जाए, अब उल्टी चीजें पूछोगे तो मैं उल्टे आंसर दूंगा, थोड़े मजाक वे में लेना। अगर आपकी शादी हो गई, आपके पति की बैलेंस शीट मतलब जो बैंक की पासबुक है वो अलग मानोगे और अपनी अलग मानोगे, ऐसा क्या? अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं मतलब मर्ज हो गए ना दोनों। नहीं, बट लाइबिलिटी इज ट्रांसफर्ड और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई और गवर्नमेंट ने इस बॉन्ड को अपने बजट में ऑफ बैलेंस शीट आइटम दिखा दिया। मैंने ये भी समझाया था ऑफ द बैलेंस शीट आइटम क्या होता है। हाजिरी लगाओ सारे फटाफट। अलग अलग रखोगे? ऑफ कोर्स, किस लिए अलग अलग रखोगे या मर्ज कर दोगे? अलग अलग रखोगे, मर्ज कर दोगे? बताओ। अलग अलग रखोगे, लेकिन मर्जर्स में लीगली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। बैंक्स मर्ज हो चुके हैं, वो अलग बात है कि बाहर देखने वाले को नाम कुछ टाइम तक सेम दिखते रहेंगे कि ये एसबीओपी की ब्रांच है, लेकिन सारी ब्रांचेस अब एसबीआई की हो गई हैं, राइट। जॉइंट अकाउंट, वेरी नाइस। ठीक है। आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, नीड अरोज टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारी कुछ चल रहा है, यही है बेसल नॉर्म्स, इस पे जनता डराती रहती है। इसका फैक्चुअल पार्ट हम कवर करेंगे अपडेट करके एकदम अच्छे से। नाउ आउट ऑफ द 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, 7% हैज टू बी मेट बाय टीयर 1 कैपिटल। ये नहीं है कि टीयर 2 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल जुटाना आसान होता है, प्रेफरेंस शेयर्स जल्दी पैसा लगा देता है। इक्विटी में लोग पैसा नहीं लगाते हैं ना, इक्विटी देना भी मुश्किल होता है, बैंक गवर्नमेंट कैसे देगी इतना पैसा, इसलिए इसमें सब लिमिट्स हैं। 2% आएगा टीयर 2 कैपिटल से। सो इफ द बैंक हैज रिस्की एसेट्स वर्थ 100 करोड़ रुपीज, इट नीड्स टीयर 1 कैपिटल वर्थ 7 rupees and tier 2 capital. This capital can be easily used to raise funds in times of trouble. ये कैपिटल को गिरवी रख के बैंक आरबीआई से या कहीं और से लोन ले सकेगा, right? Banking regulator introduced Basel III norms in India in 2003 and aims to bring in all commercial banks by March 2019. तो अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। मार्च 2019 के करंट अफेयर्स हैं ये, लेकिन अब धीरे धीरे से इसको करंट अफेयर्स कर दिया गया। ये करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। और over the past few years, government has taken many steps to make banking sector even more robust, although it will take quite a few years to see the positive impact. Following are some of these reforms. RBI took a unprecedented step, opening up much anticipated payment banks. इसके बारे में भी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में। To reduce the burden of loan repayment on farmers, 15,000 करोड़ यूनियन बजट 2017 में इंटरेस्ट सबवेंशन की तरफ दे दिए गए, राइट। लोन रिपेमेंट फार्मर्स को नहीं करना पड़ेगा, ये गलत था, राइट। मतलब इसका बैंक के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। क्रेडिट इनडिसिप्लिन, मैं एक फार्मर हूं, मुझे लगता है कि चलो 2024 में अभी मेरे को लोन ईएमआई देनी है, ठीक है। मैं सोचता हूँ ईएमआई नहीं देता, बैंक मुझे बार बार कॉल करता है कि सर आपको पेनल्टी लग रही है, इंटरेस्ट लग रही है। मैं कहता हूँ कोई गल नहीं, लगन दो। क्यों?
पंजाब से हूँ, फार्मर हूँ, और ये भी पता है कि 2024 में दोबारा से चुनाव होंगे, 2023 में लोन वेव ऑफ हो जाएगा। मेरी हैसियत है, मैं लोन दे सकता हूं बट मैं दूंगा नहीं। क्रेडिट इनडिसिप्लिन, लोन वेवर्स, इंटरेस्ट सबवेंशंस, दे लीड टू क्रेडिट इनडिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु कैन वेरी वेल पे दी लोन। क्रेडिट इनडिसिप्लिन समझना, ठीक है। और मैं यहां पे तुम्हें एक चीज बताने वाला था, मैं थोड़ा सा स्किप हो गया वो। तो अगर ये क्वेश्चन आए रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स पे, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैज इंक्रीज द फिस्कल बर्डन ऑफ इंडिया। Recapitalization bonds have led to further deterioration of government of India. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पोजीशन। क्या रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पोजीशन डिटेरियोरेट हुई है? क्या रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी, क्या रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करने की वजह से गवर्नमेंट की बैंक्स की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है? दोनों में से कौन सा करेक्ट है? चलो बताओ, दोनों में से कौन सा गलत है? दोनों सही हैं। क्या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है ना। इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री। इससे कुछ ज्यादा गड़बड़ सही कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। पैसे यहां पे इशू किए, अब गवर्नमेंट के यहां पे एसेट्स भी तो बढ़ जाएंगे ना, लायबिलिटी बढ़ गई है लेकिन यहां पे एसेट्स भी बढ़ गए हैं, एसेट्स भी तो बढ़ गए ना। अब गवर्नमेंट ये दिखाएगी कि बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई का, जिसकी वैल्यू अब ज्यादा हो गई, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पैसे लगाए, जिस बैंक में ये पैसे इन्वेस्ट करे उस बैंक के शेयर्स की वैल्यू अप हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है कि नहीं? हैज इट लेड टू will this lead to increase in India's rating by Moody's? Will this lead to increase in the short term outlook? थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूं। Will this lead to improvement in the short term outlook by Moody's? शॉर्ट टर्म आउटलुक इंडियन इकोनॉमी पे क्या है? आउटलुक मतलब मेरा मूडीज का इंडिया के बारे में शॉर्ट टर्म में विचार क्या है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाना, विदेशी निवेशक को, फॉरेन इन्वेस्टर को ये कहेगा मूडीज कि हाँ इंडिया में पैसा लगाओ शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो खतरा था बैंकिंग सेक्टर के फेल होने का, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए टल गया है ना, कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा लग गया। लेकिन बैंक में कोई एडिशनल इंजेक्शन ऑफ मनी हुआ है? नहीं हुआ है। ये तो बस ये है, बैंक की जो लायबिलिटी थी वो थोड़ी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि यहां से 100 करोड़ रुपए के लोन बैंक्स ने काट दिए थे जो कि लोन खराब हो चुके थे। अब बैंक को ये 100 करोड़ रुपए की एक एंट्री मिल गई है। क्या कैश आया? नहीं आया। गवर्नमेंट ने क्या सही मायने में कैश लगाया? नहीं लगाया। रियल कैश इंजेक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस। It's just a paper, it's just that a paper has changed hands. गवर्नमेंट ने बैंक को एक पेपर दे दिया, गवर्नमेंट ने, बैंक ने बोला वाह 100 करोड़ रुपए आ गए। अब ये दोनों साइड्स बैलेंस हो गई है ना। तो मूडीज की रेटिंग इस पे, ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के इशू होने के बाद मूडीज या कोई भी रेटिंग एजेंसी इंडिया की रेटिंग इंप्रूव नहीं करेगी। क्यों? शॉर्ट टर्म रेटिंग इंप्रूव कर सकती है कि हाँ चलो अभी जो खतरा था वो 15 साल, क्योंकि ये बॉन्ड्स 15 साल के बाद गवर्नमेंट के सिर पे कर्जा खड़ा है, ठीक है। यानी कि ये तो वही बात हो गई, बेटा जो था, बेटे के सिर पे कर्जा था, पापा ने क्या कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूं कि 15 साल के बाद ये पैसा तुम्हें मैं दे दूंगा, अभी के लिए तुम ये एंट्री कर लो कि हमारा भरोसा है। पापा की प्रॉपर्टी दी थी, उन्होंने बस ट्रांसफर कर दी, कैश नहीं ट्रांसफर करा। समझ में आया?
समझ में आ गया ना, ये इसमें कोई रियल कैश तो हुआ नहीं। तो जब कभी ऐसे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, माइंड चलाया करो थोड़ा सा अपना कि हाँ इसका इंपैक्ट क्या होगा। ऑलराइट, द कैपिटल नॉर्म्स रिकमेंडेड, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये सारा कुछ हो गया क्लियर अभी के लिए। कॉन्सेप्ट्स पे अभी ध्यान दो, रट्टा अपने आप लग जाएगा, रट्टा में लगवा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर? नाउ बैंकिंग रेगुलेटर इंट्रोड्यूस्ड बेसिल नॉर्म 3 इन इंडिया, ये हो गया। अभी इसको पोस्टपोन कर दिया था आरबीआई ने, तो करंट अफेयर्स के वजह से ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, 2019 प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा, 2020 में भी नहीं। ये जरूरी नहीं कि अगली बार नहीं आएगा, आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये अकॉर्डिंग टू विच बैंक्स कैन इशू 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीएसएल सर्टिफिकेट्स। तो पहले ये समझाऊंगा पीएसएल। तो आज का आपका थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या है कि आपको ये सारा कुछ कवर करना है, ठीक है। दोनों पीपीटीज को नहीं तो एक पीपीटी को थोड़ा सा पढ़ोगे, सेकंड पीपीटी आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है। पीपीटी 2 आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। फर्स्ट पीपीटी, द वन दैट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू और नॉट, हैज द फर्स्ट वन शेयर्ड विद यू? क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। मैं दोनों पीपीटीज शेयर कर रहा हूं अभी, करंट अफेयर्स क्लास की पीपीटीज दोनों अभी के अभी मैं शेयर कर रहा हूं। आई एम लिटिल फ्री नाउ, तो मैं ये दोनों तीनों पीपीटीज को अभी शेयर करवा रहा हूं, डोंट वरी। ओके, विल शेयर गाइज, ठीक है। जरूर पढ़ लेना इनको, जो भी जिनको आती है इकोनॉमिक्स वो भी पढ़ोगे, जिनको नहीं आता वो भी पढ़ोगे, थोड़ा सा इसे पढ़ लेना। क्लियर? सो दिस वाज ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज।